हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली दो कक्षाओं में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात की थी। स्पीड एंड वेलोसिटी की जो पहली क्लास थी उसमें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी की थ्योरी के बारे में बात की थी, तथा दूसरी क्लास में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसकी रीडिंग कराऊंगा, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर है। मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो पहली दो क्लास ली है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अंदर लाई करती है। मतलब कि ये जो दो क्लास हैं इसका कंटेंट जो है एनसीईआरटी से ज़्यादा है, एनसीईआरटी से कम नहीं। तो चलो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एनसीईआरटी की स्पीड एंड वेलोसिटी की रीडिंग। बच्चों, एनसीईआरटी में जो स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड पहला पॉइंट है वो है गति की दर का मापन। क्या पॉइंट है? गति की। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। इसमें दिया गया है चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। ये रहा बच्चों 7.2 चित्र, ये चित्र है। आगे देखते हैं। चित्र 7.2 में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है? बच्चों, मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि स्पीड का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जो ऐसा ही मात्रक है, लेकिन हम इसको मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 143 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह इसकी स्पीड है, यह इसकी स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिशा का जिक्र नहीं किया गया, केवल स्पीड का जिक्र किया गया है, इसलिए ये स्पीड हो जाएगी, ओनली स्पीड हो जाएगी 143 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि ये गेंद जो है 1 घंटे में 143 किलोमीटर जाती है। ठीक है। 7.2 में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं बच्चों? 7.2 का जो ए चित्र था ये था, 7.2 का जो ए था ये चित्र था वो, इसमें ये था 143, ये वाला दिया हुआ था। गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर प्रति आवर में है। तो इसमें जो है ना, एक बैट्समैन एक बॉलर दिखाया गया है। तो एक बॉलर जो बैट्समैन को बॉल फेंक रहा है वो बताया गया है कि कितनी स्पीड से फेंक रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, एक ओवर में 6 गेंदें होती है, तो 6 अलग अलग बॉलों की स्पीड बताई गई है। और जो हमारा उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ था, यहाँ पर ये सेकंड बॉल दी गई थी 143 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड हो गई कि एक गेंदबाज जो है ना, गेंद को 143 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंक रहा है। इसका मतलब एक गेंद 1 घंटे में 143 किलोमीटर दूर जाएगी। दूसरा है, चित्र 7.2 में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? ये रहा बच्चों हमारा चित्र 7.2। ठीक है, इसका साइन बोर्ड ये रहा इधर। निर्धारित चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके सामने देखो बच्चों एक कार दी हुई है और नीचे है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जिप्सी टाइप की दी हुई है। तो इसका जो मेन है ना, जो हमको ये समझाना चाह रहा है वो ये है कि इसमें कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो जिप्सी है, ये जो भी है, ये ट्रक टाइप का, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं किया गया, नहीं किया गया ना इसमें दिशा का जिक्र, ऐसे नहीं लिखा इसमें कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ या ईस्ट, तो इसलिए ये भी इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। सही बात है। इसमें आप वस्तुओं का मतलब समझ सकते हो वाहन। जैसे कि मान लिया कोई दो वाहन है, उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। मान लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दो कारों की या दो गाड़ियों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। मान लिया किसी की 50 किलोमीटर, किसी की 40 किलोमीटर है। तो ये वही बात कह रहा है। फिर आगे देखते हैं। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं।
वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना स्पीड की डेफिनेशन, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय का मतलब होता है एकांक समय में, समय की यूनिट, समय की यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो तो सेकंड है, ठीक है, और दूरी की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इस राशि को चाल कहा जाता है। मैंने बताया था ना बच्चों कि मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम, ठीक है। आप बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि किसी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, मुझे इसको किलोमीटर में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, 5 गुना 18/5, इसको 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सारणी को ध्यान से समझ लेना आप लोग। इधर मैं स्पीड लिखता हूँ मीटर, इधर लिख देता हूँ बच्चों, मैं इधर स्पीड लिखता हूँ मीटर पर सेकंड में, इधर किलोमीटर पर आवर में। बच्चों ध्यान से देखना, 5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में होती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही इधर टेबल पढ़ लो आप, इधर 5 का, इधर 18 दूनी 36 हो जाएगा, इधर 15 आएगा तो इधर टेबल में आएगा 18 दूनी 36, 18 54, इधर 20 आएगा तो इधर 72 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको आगे कर लेना, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। यदि आपने पिछली 2 क्लास ली होंगी तो आपको ये सब कुछ आसान लग रही होगी, क्योंकि ये सभी बातें जो है ना हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यह मीटर पर सेकंड द्वारा प्रदर्शित की जाती। बच्चों देखो, जैसे ये मीटर पर सेकंड हो गया ना, मीटर पर सेकंड, यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर और सेकंड, सेकंड ही ऊपर आ जाएगा तो इधर -1 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है और किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें इतना ही है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। बच्चों मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि स्पीड में केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। यदि हम स्पीड के साथ दिशा जोड़ देंगे तो फिर वो वेलोसिटी बन जाता है, वेग बन जाता है, ठीक है बच्चों। स्पीड और वेलोसिटी में एक मेन डिफरेंस डायरेक्शन का ही है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले ही ना, पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, सही बात है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ की स्पीड एक जैसी हो, वो समय के साथ बदलती रहती है। आप दैनिक जीवन के उदाहरण से ही समझ सकते हो, जहाँ पे रोड खाली होता है तो वहाँ गाड़ी तेज चलती है, जब भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है तो वहाँ हम स्पीड स्लो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी बात को ये बताना चाह रहा है कि स्पीड जो है कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, सही बात है, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका औसत चाल तय की गई कुल दूरी और कुल समय अवधि। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, कल न्यूमेरिकल कर रहे थे तब औसत चाल के बारे में। औसत का मतलब होता है सब कुछ और कुल, ठीक है। जैसे मैं आपको अब कैसे समझाऊं, चलो समझाता हूं। जैसे मान लिया कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ नंबर आए होंगे, ठीक है। उन सब नंबर को जोड़ के यदि हम उन सब बच्चों से भाग दे देंगे ना तो एक एवरेज आ जाएगा। फिर हम ये मान लेंगे कि इस क्लास में प्रत्येक बच्चे के जो हैं वो एवरेज नंबर आए। मान लिया एक क्लास में 2 बच्चे, एक के नंबर 100 आ गए, एक के 0 आ गए, तो 2 बच्चे थे तो 100 और 0, ठीक है, 2 बच्चे तो इनका योग कितना हुआ 100, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि जो टॉप बच्चा था उसके 100 नहीं आए और जो जिसके 0 आए थे उसके 0 नहीं आए, दोनों के 50-50 आए। एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वल बांट देना, सभी में इक्वल बांट देना, ठीक है बच्चों।
तो औसत चाल भी ये है कि मैं कुल दूरी जितनी भी तय की मैंने कर ली, और मेरे को कुल कितना घंटा लगा वो, तो कुल दूरी अपॉन कुल घंटा औसत चाल हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों। एक यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी? बच्चों मैंने आपको बताया था ना, चाल स्पीड मीटर पर सेकंड होती है। देखो एस, एस हो गया इसमें डिस्टेंस, टी हो गया बच्चों इसमें टाइम। ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा और ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इसमें आगे दिया है, आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि देखो, मैं 100 किलोमीटर की मैंने दूरी तय की, 2 घंटे में मैंने तय कर ली, तो मैं कितनी स्पीड से कब कितना चला उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं पे तेज चला, कहीं पे कम स्पीड से चला, लेकिन मैं जो है ना अंत में 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, तो मैं वहाँ पे औसत निकाल लूँगा, 100 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल आ गई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ये औसत चाल है इसकी। ऐसा नहीं कि जब इसने 0 से स्टार्ट किया था और ये 100 पे गया तो पूरे समय इसकी 50 ही स्पीड रही होगी। बच्चों ऐसा नहीं रहा होगा, कहीं तेज रही होगी, कहीं कम रही होगी 50 से, लेकिन हमने मान लिया कि ठीक है भाई इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही होगी, क्योंकि ये 100 किलोमीटर आ गया 2 घंटे में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। ये बच्चों में ये जो उदाहरण है ना, ये आप लोगों को एक अलग से न्यूमेरिकल की क्लास में भी कराऊंगा। ठीक है, अभी भी बता देता हूँ, और फिर इनकी न्यूमेरिकल्स की और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज के, ये मैं आपको अलग से भी कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की क्लास में। ठीक है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है बच्चों, यह आ गया स्पीड और ये एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा कुल दूरी। बच्चों इसमें एक 16 मीटर थी और फिर ये 16 मीटर इधर चला, इधर इसको 4 सेकंड लगे, इधर इसको 2 लगे, तो ये हो जाएगा 16 16 32 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ जाएगा 32/6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 आ जाएगा, 2 शेष बचेगा। उसके बाद हम 0 उतार लेंगे तो 6 को 20 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे तो फिर क्या नाम 3 से जाएगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हम अप्रोक्स यही ले लेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे। बच्चों मीटर प्रति सेकंड इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और जो समय है वो सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर 7.2.1 में दिशा के साथ चाल। बच्चों मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब हम चाल में दिशा जोड़ देते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाता है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ अलग करती है। स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ अलग करती है और वो दिशा करती है। ठीक है, जैसे ही हम स्पीड में दिशा जोड़ देते हैं वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन में कि चाल के साथ जब हम दिशा लगा देते हैं तो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो फिर ये लाइन भी वही कह रही है कि जैसे ही हम स्पीड में दिशा जोड़ देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, सही बात है। देखो ये स्पीड की जैसी है, जैसे किसी वस्तु की स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है ना, वैसे वेलोसिटी भी कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है कि एक स्पीड पर्टिकुलर दिशा में। तो मान लिया मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो वहाँ नॉर्थ में जाते जाते भी मेरी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है,
हो सकती है कहीं भी, बस ये है कि स्पीड में यदि मैं दिशा जोड़ दूंगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगा बस। ठीक है, यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे दिशा बदलती है बच्चों, जैसे जैसे दिशा बदलती है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको जब एलिमेंट्री सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे दिशा चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ना दोबारा, ये क्या कहना चाह रहा है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों देखो इधर जो ये बोला है ना इसने, सीधी रेखा में बदलती हुई चाल, देखो बच्चों जो इसने सीधी रेखा बताई है ना, ये इसने एक तरीके से डायरेक्शन बता दिया कि एक सीधी रेखा में जा रहा है, इधर उधर नहीं भटक रहा है, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन बता रहा है ये। ठीक है, ये वही कह रहा है कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही है तो सीधी रेखा में जाते हुए उसकी चाल कम ज़्यादा हो सकती है, नो डाउट कम ज़्यादा हो सकती है चाल, तो इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। बच्चे बिल्कुल सही कह रहा है कि इसकी भी गणना हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम स्पीड की करते हैं। ठीक है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों इस लाइन को दोबारा से पढ़ना बड़ी डीप से ना, ये क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। फिर दोबारा पढ़ो बच्चों, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो हम इसका अंक गणितीय माध्य निकाल लेंगे। जैसे मान लिया इसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे औसत वेग u प्लस v/2। बच्चों फिजिक्स में जो है ना जनरली जो u है ना वो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है और v क्या है बच्चों, v हो जाएगा इसमें आपका अंतिम वेग। बच्चों ये अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा बच्चों। बच्चों देखो किसी वस्तु का जो है ना वेग समान रूप से परिवर्तित तब होगा जब उसमें एक समान त्वरण होगा। ठीक है बच्चों, मैं त्वरण के बारे में आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। वस्तु का वेग समान रूप से तब परिवर्तित होगा जब उसमें समान त्वरण होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा ये बात। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं आगे, इसमें क्या दिया हुआ है। और बच्चों हमको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, ये सवाल कर लेते हैं। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी आकलन कीजिए। बच्चों ये एक क्रियाकलाप है, ये क्लास में मिलता है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लिया आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। ठीक है, हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देख लूँगा कि मेरे को स्कूल जाने में कितना समय लगा है। जितना भी समय लगेगा मैं उसको 4 किलोमीटर से गुणा कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे को 2 घंटे लगते हैं तो 4 गुना 2 8 किलोमीटर हो जाएगी दूरी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ ना आपको पहली 2 क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। आज तो मैं आप लोगों को बस रीडिंग करा रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के अंदर ही लाई करता है। जो मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी उसके अंदर है। ठीक है, एनसीईआरटी उसी इन 2 क्लास के अंदर है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है बच्चों।
बच्चों आगे दिया गया है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापिए। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। बच्चों ये सब तो प्रैक्टिकली बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब वर्षा के समय में जब बादल छाए रहते हैं तो पहले जो है ना हमको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। इसका मेन कारण ये है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल है ना वो प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है ना, स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जाती है। और इधर स्पीड दी हुई है जो ध्वनि की, वो दी हुई है 346 मीटर पर सेकंड। तो नगण्य ही मान सकते हैं फिजिक्स में तो हम इसको ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। हमारा पहला सवाल है, इसमें चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो बच्चों ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल होना चाहिए आप लोगों के लिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था और दूसरी में बताया, और मैं बता ही रहा हूँ बार बार तब से। स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक चला है कि चाल और वेग में जो मूल अंतर है वो दिशा का है। वेग भी एक तरीके की चाल ही होती है, लेकिन उसमें हम दिशा को जोड़ देते हैं। चाल जो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। और वेग जो है सदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो बच्चों उस कंडीशन में होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। बच्चों जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनकी औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लिया ये ए से बी पॉइंट है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है एक सीधी रेखा में। तो मैं यदि डिस्टेंस मानूंगा इसके बीच का, वो 5 हो जाएगा, और वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 5 हो जाएगा। इस कंडीशन में जहाँ ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर है, यदि मैं यहाँ से जाऊँगा, इस रास्ते से जाऊँगा, तो दोनों में जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 ही हो जाएगा। इस कंडीशन में जो है औसत चाल और औसत वेग बराबर हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मान सेम होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम तब होगा जब ए और बी, जो इस मतलब एग्जांपल के अनुसार ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और उसी रास्ते से यदि मैं जाऊँ स्पीड लेके तो वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो बच्चों एक गाड़ी का ओडोमीटर जो है ना उसकी दूरी को मापता है। जो हमारे वाहनों में, व्हीकल में जो ये मीटर लगे रहते हैं ना, जो बताते हैं कि हमने इस वाहन ने इतनी दूरी तय कर ली, वो ओडोमीटर होते हैं। बच्चों इस तरीके के सवाल ना पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में कंफ्यूज मत होना। स्पीडोमीटर तो स्पीड को बताता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? बच्चों जब ग्राफ का सवाल आएगा मैं तब आपको समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, तो इसका भी उत्तर याद कर लो, या मतलब सुन लो कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग एक सीधी रेखा जैसा होता है। ठीक है बच्चों, एक सीधी रेखा जैसा होता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? बच्चों जब इसको 5 मिनट लगे सिग्नल को आने में, तो जो सिग्नल है वो उसकी स्पीड जो है ना लाइट की स्पीड की इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की इक्वल ही होती है। ठीक है बच्चों, लाइट की स्पीड होती है जैसे 3 गुना
10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में हो गया 1 सेकंड। अब हमको 5 मिनट दिए है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो 9 गुना 10⁻10 मीटर आ जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7.2। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, आगे हैं। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखना बच्चों, ओडोमीटर जो हमारे वाहन का ओडोमीटर था पहले उसमें 2000 दूरी बता रहा था, ये फिर 2400 हो गई, तो मतलब 400 किलोमीटर की दूरी तय की कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला सवाल है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले इस जो ओडोमीटर था हमारे वाहन का जो मीटर था वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, फिर हमने कुछ दूरी तय की तो वो 2400 हो गई। तो बच्चों 400 किलोमीटर की दूरी हमने तय की 8 घंटे में सवाल के अनुसार। ठीक है, तो ये 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा को बच्चों हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम 50 को 5/18 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 तो 14 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 7 126 हो जाएगा बच्चे। पॉइंट आके यहाँ पे 7 आ जाएगा, 126 हो जाएगा बच्चे। फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पे बच्चे, फिर आपका 14 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, साइकिल चलती रहेगी तो अप्रोक्स 2.7 ले लेंगे बच्चे हम। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 5 से, तो 5 7 35, 5 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13.5 मीटर पर सेकंड बच्चे इसकी मीटर प्रति सेकंड में बच्चे स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चे। बच्चों हमारा अगला सवाल है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे पर सरल रेखे पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों उषा जब 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है तो वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखे पथ पर जाती है तो वापस आती है। सरल रेखे पथ का मतलब बच्चे समान दिशा, एक दिशा। ठीक है, आप ये मतलब जब भी सरल रेखा की बात आ जाएगी तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं विस्थापन की बात कर रहा है या पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसकी औसत चाल क्या होगी बच्चे, वह 90 मीटर गई और फिर वापस आ गई, तो टोटल उसने 180 मीटर का डिस्टेंस तय किया 1 मिनट में। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में, तो ये इसकी औसत चाल तो 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन औसत वेग होगा बच्चों की कुल विस्थापन बटे कुल समय। बच्चों वो जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई, जहाँ से चली थी वहाँ पर आ गई, तो बच्चों विस्थापन 0 हो जाएगा। जिस वजह से विस्थापन 0 होने की वजह से इसका जो वेलोसिटी होगा वो बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो औसत वेग है वो 0/60 मान लो, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड, तो यहाँ से 0 आ जाएगा बच्चों, 0 मीटर प्रति सेकंड इसका वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।